हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग लाइव सेशन से नहीं जुड़ पाए हैं, तो जैसा कि मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि आज जो होगी वीडियो आप लोगों को अपलोडेड फॉर्म में मिलेगी। तो आइए रिवीजन के तौर पे दोस्तों, ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 64 यानी कि 64। इसमें हम लोग विचारकों से संबंधित और राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आपके इसमें कह सकते हैं कि भारतीय आंदोलन में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है उससे भी संबंधित यानी कि मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे, केवल आपके राज्य व्यवस्था को छोड़कर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न से हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। और मुझे लगता है कि मैंने इतना आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग एक बार देखेंगे तो ज़रूर से आप लोग उसका आंसर, यदि आप कैसे टॉपिक भी नहीं पढ़े हैं तो आप उससे रिलेटेड उसका आंसर ज़रूर से बता सकते हैं। इसलिए मैं रिवीजन हमेशा कराता रहता हूँ। चलिए तो प्रारंभ करते हैं आज का हम लोग पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। पहले क्या है, जैसा कि दोस्तों आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। इसे आप लोग हिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों को पढ़ना होता है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य निम्नलिखित में से कौन बना था। बहुत ही आसान प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य इनमें से कौन बना था। दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, वीके कृष्ण मेनन, और चौथा ऑप्शन दिया है मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो सदस्य चुने गए थे वह दादा भाई नौरोजी चुने गए थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, इस प्रश्न के लिए मैं एक और प्रश्न देता हूं कि यह कब चुने गए थे, किस सन में चुने गए थे। ये आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य इसमें से दादा भाई नौरोजी थे। आप लोगों के लिए है कि कब ये बने थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम भारतीय, यहाँ पे सर्वप्रथम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा सर्वप्रथम, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे जो होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है सर्वप्रथम होना चाहिए, यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोग इसे समझ लीजिएगा, ये सर्वप्रथम ही लिखा गया है। तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कब हुआ था, 1969 में, 1925 में, 1911, 1907 में। बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, आप सभी लोगों को पता है कि 1907 में। दोस्तों, मैं लगभग ज़्यादातर प्रश्नों पर आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई आंसर आप लोगों के लिए मतलब क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इससे आप लोगों का रिवीजन और भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, तो ये है कि सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1907 में हुआ था। कब हुआ था, 1907 में। तो 1907 में यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था दोस्तों, और कहाँ पे हुआ था, आप लोग कमेंट में अपना आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 3। प्रश्न कह रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं, किंतु नवीनतम विचारधारा यह है कि राज्य, यानी कि राज्य की उत्पत्ति में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे नवीनतम विचारधारा इनमें से क्या हो सकती है राज्य की। ऑप्शन है आपके पास दैवी इच्छा का फल है, दूसरा करें संविदा से उत्पन्न हुआ है, या उच्चतम भौतिक बल प्रयोग का परिणाम है, या विकास का परिणाम है। तो सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति का यदि नवीनतम हम लोग कह सकते हैं विचारधारा देखें तो वह विकास का परिणाम है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा, विकास का परिणाम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 4। प्रश्न कर रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। दोस्तों, इस प्रश्न को मुझे लगता है कि सभी लोगों को उससे पता है, यदि जो लोग नए होंगे तो शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी, लेनिन ने, या राम मनोहर लोहिया, या जयप्रकाश नारायण। तो आप लोगों को पता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा लगाया था। इनका मतलब यह था कि देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में तेजी से परिवर्तन करने से ही देश की बुराइयां दूर हो सकेंगी। एक बार जयप्रकाश जी ने भारत के लिए दलहीन लोकतंत्र का विचार भी प्रतिपादित किया था। तो यहाँ से ये भी प्रश्न बनता है कि दलहीन का विचार किसने दिया था। तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिया था दोस्तों। या संपूर्ण क्रांति का नारा पूछे तो भी जयप्रकाश नारायण ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए ये 5। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन की बात किया गया है।
ठीक है, याद सत्य कथन नहीं बात किया गया, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव सेंस में प्रश्न है, तो क्या क्या ऑप्शन है? प्रश्न है कि ऑप्शन दिया है कि सरकार राज्य की अपेक्षा अधिक संकीर्ण संकल्पना है। दूसरा है कि सरकार के साथ ही राज्य भी बदलता है। तीसरा है राज्य का लक्ष्य अच्छा जीवन है, सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करती है। और चौथा है कि राज्य अमूर्त है जबकि सरकार मूर्त है। तो क्या सत्य नहीं है, यह आपको बताना था। तो यहाँ पे यदि देखा जाए दोस्तों, तो सरकार के साथ राज्य भी बदलता है, यह दोस्तों याद रखिएगा, यह जो है सत्य नहीं है दोस्तों। ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा। सरकार बदलती है, राज्य नहीं बदलता दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन जो बनेगा बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। सरकारें आती जाती रहती हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 6। प्रश्न कह रहा है कि प्रजातंत्र में संप्रभुता निवास करती है। बहुत ही आसान प्रश्न आ चुका है। तो प्रजातंत्र में संप्रभुता कहाँ पर निवास करती है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, जनता या व्यवस्थापिका? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जनता में निवास करती है। तो प्रजातंत्र में जो संप्रभुता होती है, जो सर्वोच्च शक्ति होती है, सत्ता होती है, वह कहाँ पे? जनता में निवास करती है। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपके लिए 7। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संप्रभुता का नहीं है? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और कई बार हमने इसे प्रैक्टिस के माध्यम से भी इसे प्रैक्टिस किया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन आपके दिए गए हैं निरंकुशता, आकांक्षा, अस्थायित्व, अविभाज्य। नहीं में पूछा है, यानी कि नेगेटिव सेंस में आपको आंसर देना है। तो ये जो वर्ड होता है दोस्तों, कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं तो गलतियां कर बैठते हैं। तो याद रखिएगा, आकांक्षा दोस्तों संप्रभुता का लक्षण नहीं होता है। निरंकुशता, अस्थायित्व, अविभाज्य ये सब होते हैं लक्षण। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है। याद रखिएगा बी राइट आंसर। कुछ लोग निरंकुशता को सोच रहे होंगे, तो नहीं, देखिए निरंकुश संप्रभुता भी होती है, ये केवल लक्षण पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हाब्स जो है दोस्तों, वो निरंकुश जो है संप्रभुता की ही बात कर रहा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने हेतु विद्यमान आदेश कहलाता है। दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है उसके लिए जो रक्षा करने के हेतु जो आदेश बनाए जाते हैं वह कौन से आदेश कहलाते हैं? अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण या परमादेश? तो सभी लोगों को पता है 8 के लिए क्या आंसर होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो है यह आदेश दिए जाते हैं न्यायालय के द्वारा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संविधान द्वारा कई उपचार किए जाते हैं, जिनमें से आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण ये भी है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर आपके लिए 9। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है? सही है, यहाँ पे पॉजिटिव में पूछा गया है, ठीक है। सही है कि, तो पहला ऑप्शन है सरकार संप्रभुता संपन्न है, राज्य नहीं। दूसरा कह रहा है कि सरकार के पास प्रदेश होता है और राज्य के पास नहीं। और तीसरा कह रहा है कि हम सब राज्य के सदस्य हैं परंतु सरकार के नहीं। और चौथा ऑप्शन है राज्य सरकार का यंत्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो क्या सही हो सकता है इन चारों में से? याद रखें, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी, हम सब राज्य के सदस्य हैं परंतु सरकार के नहीं। तो हम सरकार के सदस्य नहीं हो सकते हैं, राज्य के सदस्य हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या आंसर बनेगा? देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था, अक्सर लोग यहाँ पे गलतियाँ कर बैठते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, तो कुछ लोग तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा, कह सकते हैं कि ऑप्शन ए पे ज़्यादातर लोग कभी कभी चले जाते हैं, लेकिन ऑप्शन थर्ड यहाँ पे यानी कि सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी अधिकारी विधानमंडल के बहुमत का विश्वास खो देने पर भी त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इन चारों में से आपको बताना है ऐसा कौन सा कार्यकारी जो अधिकारी है विधानमंडल के बहुमत का भी विश्वास खो देने पर भी क्या करता है? त्यागपत्र देने के लिए वह बाध्य नहीं होता है। आपके पास ऑप्शन है अमेरिकी राष्ट्रपति, दूसरा है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री और चौथा दिया है फ्रांस के राष्ट्रपति। तो 10 के लिए दोस्तों याद रखिएगा क्या आंसर होगा? तो अमेरिकी राष्ट्रपति इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति दोस्तों यह ऐसे कार्यकारी हैं, ठीक है, अधिकारी जो कि विधानमंडल के बहुमत का विश्वास खो देने पर भी यह त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। कौन? अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रेसिडेंट। ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्न करा है महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था।
बहुत ही आसान प्रश्न है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था 1919 में, 1920 में, 1931 में या 1939 में। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1920 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? ऑप्शन बी 1920। राउलेट एक्ट से दोस्तों कह सकते हैं एक प्रकार से दुखी होकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया था दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता ने बड़े उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया था। तो कब यह प्रारंभ किया गया था? 1920 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? बी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आप लोगों को बीच बीच में मैं प्रश्न दूंगा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? क्या आंसर हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। या कभी नहीं स्थगित किया गया, या स्थगित किया गया तो कब किया गया? आप लोग आंसर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके पास 12। प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक दशा में व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को किसने स्वीकार किया? बहुत आसान प्रश्न है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। ऑप्शन है आपके पास लॉक, हॉब्स, रूसो और किसी ने नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों को स्वीकार करने वाले कौन है? तो लॉक महोदय हैं दोस्तों। ठीक है, जॉन लॉक है। जॉन लॉक जो है व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकारों को यह जो है स्वीकार करते हैं। वह कौन कौन से 3 अधिकार हैं? कमेंट में आप लिखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 13। प्रश्न कह रहा है कि अनेक लेखक यह मत व्यक्त करते हैं कि हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत से स्थापित होती है। क्या? प्रजातंत्र, सीमित राजतंत्र, गणतंत्र या निरंकुशता। तो इसके पहले मैंने जो एक कोई प्रश्न था उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि जो हॉब्स महोदय है वह किस प्रकार की प्रशासन की बात करते हैं, किस प्रकार की संप्रभुता की बात करते हैं? तो एक निरंकुश की बात करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह इनके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं रखते हैं। ठीक है, व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं होते, इसलिए कह सकते हैं कि इनके जो शासन प्रणाली होती है, समझौता जो होता है, एक निरंकुश प्रकार की होती है। हालांकि उस समय की स्थिति के अनुसार इनके जो कह सकते हैं कि विचार जो थे वह सही थे। यह परिस्थितियों के अनुकूल अपना अपना विचार लोग देते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राज्य परिवार का विस्तार है, यह किसने कहा है? प्लेटो ने कहा, अरस्तू ने कहा है, लॉक ने या गांधी जी ने? तो राज्य परिवार का विस्तार है या बृहत रूप है। ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बनता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या बनेगा? अरस्तू। ठीक है, क्या आंसर बनेगा? अरस्तू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राज्य परिवार का विस्तार है, अरस्तू ने इस तरह से कहा है। ठीक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 15। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। प्लेटो है, अरस्तू है, रूसो है या मैकियावेली? देखिए सभी आप प्रश्न किए हैं, मुझे पता है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि आसान है, लेकिन डेली यदि आप रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन एकदम रटे रटाए रहेंगे, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, जब एग्जाम आ जाएगा तो उस समय लगेगा कि कितना आपके ऊपर मतलब बोझ आ गया कि इस प्रश्न का आंसर तो मैंने ये देखा था लेकिन अभी ये हो गया। तो इसलिए रटे रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों मैकियावेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक अर्थ में राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली महोदय ने किया था दोस्तों। किसने? मैकियावेली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 16। प्रश्न करें कि राज्य के कौन से 4 तत्व आवश्यक हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में ये सबसे पहले पढ़ते हैं कि राज्य क्या होता है, राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। ठीक है, राज्य का निर्माण किससे हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन है जनसंख्या, भूमि, धर्म और सरकार। दूसरा है जनसंख्या, भूमि, सरकार और प्रभुसत्ता। तीसरा है सरकार, प्रभुसत्ता, जनसंख्या और सेना। और चौथा दिया गया है प्रभुसत्ता, जनसंख्या, प्रदेश और मान्यता। क्या आंसर हो सकता है? 16 यानी 16 के लिए दोस्तों बहुत इजी है। आप सभी लोगों को पता है कि जो राज्य का 4 आवश्यक तत्व हैं, एक तो जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरी भूमि भी होनी चाहिए, सरकार और प्रभुसत्ता। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 17। प्रश्न कह रहा है अरस्तु के अनुसार राज्य, अरस्तु के अनुसार दोस्तों राज्य क्या है? प्राकृतिक है, दैवी है, समझौते का परिणाम है या बल जनित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 17 का दोस्तों क्या आंसर हो सकता है? दोस्तों अरस्तु के अनुसार राज्य देखा जाए तो वह एक प्राकृतिक संस्था मानता है। ठीक है, यह प्रकृति के माध्यम से जो है राज्य का निर्माण किया गया है। ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों राज्य को यह
कहते हैं अरस्तु महोदय कि यह किसी प्रकार से समझौते से निर्माण इसका नहीं हुआ है, बल्कि यह क्या है, एक प्राकृतिक है। तो ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 18 प्रश्न क्या है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, यह किसका मत है दोस्तों? राज्य व्यक्ति से पहले है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। राज व्यक्ति का पुरोगामी है, यह किसका स्टेटमेंट है? प्लेटो, लॉक, अरस्तु या रूसो? तो सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, यह जो है अरस्तु महोदय का है। तो किसका है? अरस्तु महोदय का। ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 के लिए, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? हाब्स महोदय, हीगल, रूसो या बाकुनिन? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था 19। दोस्तों यदि आप लोगों को लगे कि किसी प्रश्न में आप लोगों को कोई गलत आंसर मैंने बताया तो उसको आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा, ताकि मैं उस पर फिर से देखूंगा कि शायद कहीं गलती तो नहीं हुई है, ठीक है। देखिए 19 का जो राइट आंसर बनेगा, ठीक है, प्रश्न क्या था? सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यानी कि ऑप्शन जो बनेगा हम लोगों का ए इसके लिए 19 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाब्स महोदय इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 20 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यह कथन है। तो बहुत बार हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा है, फिर भी आपके सामने ये स्क्रीन पे है। ये ऑप्शन दिया गया है, मार्क्सवादियों का है, अराजकतावादियों का है, व्यक्तिवादियों का है या उदारवादियों का है। तो राज्य एक अनावश्यक बुराई दिया है, ठीक है। अनावश्यक मतलब कि फालतू चीज़ है, राज्य कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह का स्टेटमेंट जो देते हैं वह अराजकतावादी जो होते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है आपके 21 प्रश्न कह रहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है या अवतरण है, यह किसका मत है? ठीक है, यहाँ पर अवतार कहिए या अवतरण कहिए, एक ही बात होती है। यह स्टेटमेंट किसका है? हीगल का है, मार्क्स का है, कांट का है या लास्की का है? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न था, और इसका यदि करेक्ट आंसर देखा जाए दोस्तों, क्या आंसर बनेगा? हीगल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीगल जो है दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह जो थे आदर्शवाद, ठीक है, आदर्शवादी दार्शनिक विचारक थे दोस्तों, ठीक है, हीगल, ठीक है। यह राज्य को बहुत ही प्रमुखता देते हैं, ठीक है, व्यक्ति से इसे जो तुलना करते हैं तो राज्य को क्या कहते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति से काफ़ी मतलब उसे कह सकते हैं कि उच्च मानते हैं, ठीक है। व्यक्ति को साधन मानते हैं, राज्य को साधन मानते हैं हीगल महोदय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके पास है, क्वेश्चन नंबर ये 22 प्रश्न के, निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने कौटिल्य के समान विचार प्रस्तुत किए? तो ऐसे कौन हैं इन चारों में से जो कि कौटिल्य के समान अपने विचार दिए थे दोस्तों? हीगल थे, मार्क्स थे, सिसरो थे या मैकियावेली थे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैकियावेली, ठीक है, मैकियावेली इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है कौटिल्य के समान अपना विचार दिए थे दोस्तों। मैकियावेली का जो विचार था दोस्तों कि राजा को सांसारिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए, उसको उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए, साधन स्वयं ही न्यायोचित हो जाएंगे। गांधी जी इस सिद्धांत को नहीं स्वीकारते थे, वे अच्छे साधनों के समर्थक थे, उद्देश्यों की प्राप्ति हो या ना हो, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या बनेगा? मैकियावेली राइट आंसर हो जाएगा। यह कौटिल्य के समान जो है अपने विचार दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपके लिए 23 प्रश्न कह रहा है कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यह किसने कहा? ग्रीन ने कहा था, रूसो ने या मार्क्स ने? तो याद रखिएगा यह ग्रीन का, ठीक है, स्टेटमेंट है दोस्तों, ठीक है, ग्रीन का स्टेटमेंट है। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, जो ग्रीन है यह किस प्रकार के राज्य की कल्पना करते हैं या किस प्रकार के राज्य के समर्थक हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपके लिए ये 24 प्रश्न कह रहा है कि वह शासन सबसे अच्छा है जो सबसे कम शासन करता है, यह किसका मत है? समाजवादियों का है, व्यक्तिवादियों का है, अराजकतावादियों या नाजीवादियों का है? तो 24 के लिए दोस्तों यदि देखा जाए यहाँ पर राइट आंसर तो बहुत ही आसान है। यह दोस्तों व्यक्तिवादियों का विचार है कि वह शासन सबसे अच्छा है जो सबसे कम शासन करता है, यानी कि राज्य को दोस्तों यह लोग तो स्वीकार करते हैं, लेकिन सीमित रूप में स्वीकार करते हैं कि जो भी राज्य के कह सकते हैं कि शक्तियाँ वह सीमित रूप में हो, व्यक्ति को जो है स्वतंत्रता अधिक से अधिक दी जाए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके लिए ये 25 प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते सिद्धांत यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का प्रतिपादक है? प्लेटो है, हॉब्स है, हीगल है या लास्की? तो याद रखिएगा यह है पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी यानी कि सामाजिक समझौता का सिद्धांत। और सभी लोग जानते हैं कि इस पुस्तक के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो इस पुस्तक के प्रतिपादक हॉब्स महोदय हैं। कौन है? हॉब्स महोदय हैं। ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक समझौता सिद्धांत, सामाजिक समझौता पुस्तक नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा पुस्तक नहीं है सामाजिक समझौता सिद्धांत है। तो यह हॉब्स का है, तो ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों। यदि हॉब्स के अलावा देखा जाए तो इसके अन्य समर्थकों में हमको लाक भी देखने को मिलते हैं, रूसो भी देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपके लिए क्वेश्चन में 26 प्रश्न करा कि यदि संप्रभुता परिपूर्ण नहीं तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं, किसने कहा? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट काफ़ी दोस्तों ये पूछे जाते हैं, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो या एलटी का एग्जाम हो। तो याद रखें दोस्तों, जो आपका स्टेटमेंट है कि यदि संप्रभुता परिपूर्ण नहीं तो यह किसी राज्य का कोई इसमें मतलब अस्तित्व नहीं। यह स्टेटमेंट जो दिया गया है यह गेटेल के द्वारा दिया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? गेटेल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसका है? गेटेल के द्वारा। इन्होंने कहा कि यदि संप्रभुता परिपूर्ण नहीं तो किसी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं, यानी कि संप्रभुता को यह कहते हैं कि होनी चाहिए पूरी तरह से, तभी राज्य होगा, वरना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 27 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया? ठीक है, किसे पुनः, ठीक है, तो इन चारों में से किसे पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया? भारत, न्यूजीलैंड, फिजी या श्रीलंका को? तो याद रखें दोस्तों, फिजी को दोस्तों पुनः राष्ट्रमंडल का सदस्य बनाया गया था। ऑप्शन जो बनेगा सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किसे बनाया गया था? फिजी को पुनः। और कब बनाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा 1997 में बनाया गया था। ठीक है, 1997 में बनाया गया था। तो ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पे हम लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया था, लेकिन 1997 में इसको पुनः बना लिया गया राष्ट्रमंडल का सदस्य। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 28 प्रश्न कह रहा है कि राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, यह किसने कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों पता है किसने दिया है? गार्नर, स्पेंसर, ग्रीन या लाक? तो याद रखिएगा यह गार्नर ने दिया है। ठीक है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। ठीक है, तो यह भी स्टेटमेंट कई तरीकों से पूछा जाता है, लेकिन यदि हम गार्नर के विषय में थोड़ा भी बहुत इनका विचार पढ़े हैं तो बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न कह रहा है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह किसका मत है? दोस्तों ये सभी प्रश्न आप लोग किए हैं, मुझे लगता है कोई दो ही चार ऐसे प्रश्न रहे होंगे जो कि आप नहीं किए होंगे, लेकिन आपने किया है, फिर भी आपको किसी क्वेश्चन पे कंफ्यूजन था, तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि बड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, इस पे आपको विचार करना चाहिए कि पीछे इस क्वेश्चन को मैं देखा हूँ फिर भी मुझे इस पे कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो अभी समय है, तैयार रहिए। ठीक है, तो 29 का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? 29 का यदि देखा जाए तो रूसो राइट आंसर हो जाएगा। यह रूसो का स्टेटमेंट है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह क्या है? सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इसीलिए रूसो कहते हैं कि भाई मनुष्य की जो स्थिति स्टार्टिंग में थे मनुष्य को उसी रूप में हो जाना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो। अगला प्रश्न देखिए, और ये आखिरी प्रश्न है कि जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वास्तव में वे सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं, यह किसने कहा? लास्की ने कहा, हॉब्स ने कहा, हीगल ने कहा या बेंथम ने कहा? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है 30 के लिए दोस्तों। तो याद रखिएगा यह बेंथम का स्टेटमेंट है और ये कहता है कि जिन्हें सही तौर पर हम अधिकार कहते हैं वास्तव में वह तो सही तौर पे जो है वह कानून की रचनाएं, ठीक है, क्या है? कानून के द्वारा बनाए गए नियम हैं। ठीक है, ये बेंथम का स्टेटमेंट है कि जिसे हम लोग अधिकार कहते हैं, अधिकार जो मिले हैं ये कानून के द्वारा हमें मिले, इसीलिए वो कहते हैं कि सही तौर पे जो अधिकार जिसे हम कहते हैं वास्तव में तो वो कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये प्राकृतिक अधिकारों को बकवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकारों कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार ये बेकार की चीजें हैं। ठीक है,
और क्यों कहते हैं इसके विषय में आप लोगों को जानना है तो पूरा इनका एक कह सकते हैं कि इनको आप पढ़ना पड़ेगा इनके विषय में, तभी आप जान पाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों का जो सेशन था दोस्तों, ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट था हम लोगों का, शायद 64 था। ठीक है, हाँ बिल्कुल 64 था। और इसमें हम लोगों ने 30 प्रश्नों को किया, जो कि सभी जो प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, या तो मैंने खुद आप लोगों को करा दिए या आप लोगों ने कहीं ना कहीं से पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं आप लोग उसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।